सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर आनंद, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। खुदा जो भी करता है उसमें इंसान की कोई न कोई भलाई ज़रूर होती है, और मुझे उस नमक हराम बाके लाल से ऐसी गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। आनंद कुमार होंठ काटते हुए बोला, अगर मुझे पहले इल्म होता कि वो इस हद तक गुजर सकता है तो मैं उसे गोली मार देता, और जो शख्स लड़कियों के कारोबार में मुलव्वस हो उससे शराफत से और नमक हलाली की तवक्का कभी नहीं की जा सकती। क्या मतलब? आनंद कुमार मेरी जवाब सुनकर चौंका। मेरा मशवरा कि जब तक अदालत उस केस का कोई आखिरी फैसला ना कर दे, आप बांके लाल के सिलसिले में अपना रवैया अगर हस्बे साबक दोस्ताना ही रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और दूसरी शक्ल में उसकी ज़ुबान खुल गई तो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और मेरा दूसरा हमला ज़्यादा कारी साबित हुआ। आनंद कुमार इस तरह हैरत से मुझे घूरने लगा जैसे मैंने उसे कोई संगीन जुर्म करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया हो, और जवाब में वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझसे शशदर छोड़कर आगे बढ़ गया जहां मेरा ड्राइवर मेरी राह देख रहा था। दोपहर को मैं खाने की मेज़ पर बैठा द्रक्षा को हालात की तफसील सुना रहा था कि मुलाजम ने मुझे कुमारी निर्मला के फ़ोन की इतला दी, और मैंने अपने ज़राए से ये बात मालूम कर ली थी कि अदालत के फैसले पर उसे फौरी तौर पर कागजात की खानापुरी के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, और मुझे इतनी जल्दी निर्मला के जवाब से राब्ता कायम किए जाने की तवक्का नहीं थी। चुनाचा जब मुलाजम ने मुझे फ़ोन की इतला दी तो मैं द्रक्षा से माजरत करता हुआ तेज़ी से बाहर आ गया जहां क्रेडल से दूर रखा हुआ रिसीवर मेरी राह देख रहा था। हेलो, जमाल स्पीकिंग, मैंने रिसीवर उठाकर कहा। निर्मला, दूसरे जन्म से निर्मला की आवाज़ सुनाई दी, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जमाल कि मैं आपको रिहाई की मुबारकबाद पेश करता हूँ कुमारी निर्मला। मैंने उसकी बात को पूरी होने से बेशतर कहा, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौजूदा केस से भी आपको बाइज्जत तौर पर बरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे आप पर एतमाद है, निर्मला ने जवाब दिया। आनंद कुमार की बाएतमाद मुलाजम के सिलसिले में आपका शुबा ठीक ही साबित हुआ, और मैं आपकी जहानत की दाद देती हूँ, और कानूनी मामलात में कामयाबी का सेहरा हमेशा उसी के सर पर होता है जो बारीक बीनी का आदी हो। और मैंने पेशा वराना अंदाज इख्तियार किया और फिर पूछा, क्या मिस्टर आनंद ने इस मुजरम को तलाश करने का कोई कामयाबी हासिल की जो हादसे वाली रात मौका वारदात पर फरार होने में कामयाब हो गया था? और मैंने अभी तक इस सिलसिले में आनंद से कोई बात नहीं की। निर्मला के लहजे में नफरत और हकारत मौजूद थी। और आप इस वक्त कहाँ से बोल रही हैं? मैंने उससे दरियाफ्त किया। फिलहाल मैं आनंद कुमार के साथ रहने पर मजबूर हूँ, लेकिन केस के बाद हमारे रास्ते मुख्तलिफ होंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और अगर आपको मेरी ज़रूरत पेश आए तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी, निर्मला ने सपाट आवाज़ में कहा। और मैंने उसको महज इसी मकसद से फ़ोन किया था कि मेरे मुकदमे के सिलसिले में आप आइंदा जो भी इक़दाम करें उसका इल्म मेरे और आपके सिवा किसी और को नहीं होना चाहिए। क्या मिस्टर आनंद को भी नहीं? मैंने निर्मला को संजीदगी से पूछा। आनंद को भी किसी बात की हवा नहीं लगना चाहिए, और वो भी हकारत से जवाब दिया गया, और फिर इसके साथ ही दूसरी जानब से सिलसिला मुंतक़िल कर दिया गया, और मजबूरन मैंने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मुझे निर्मला के फ़ोन की खुशी हुई, इसलिए कि दुश्मनों की बसात का एक अहम मोहरा अब पूरी तरह मेरे कब्जे में था, और वक़्त की करवट मेरे हक़ में बेहद साजगार होती हुई थी। और कल तक आनंद कुमार मेरी मौत का ख्वाह था, लेकिन उसके पेश नज़र उसे मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत थी। उसी रात मुझे आनंद कुमार ने फ़ोन करके एक नई इतला दी, और उसके बयान के मुताबिक बांके लाल जो हवालात में पुरइसरार हालत में मुर्दा पाया गया था, और उसके जिस्म पर ना तो किसी किस्म के ज़ख्म का कोई निशान था, और ना ही बज़ाहिर इस बात की कोई अलामत नज़र आई कि जिससे जहर खाकर खुदकशी के अमकानात पर गौर किया जाता। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए कड़ी निगरानी में पुलिस को इस अस्पताल रवाना कर दिया गया,
اور पुलिस को लाश के पास से सुर्ख रंग का एक कच्चा धागा मिला, जिसके बारे में यही ख्याल किया जा रहा था कि उसका रंग इंसानी खून की वजह से सुर्ख हो गया है। और पुलिस के डॉक्टर ने फौरी तौर पर लाश के मुआयने के बाद ये हैरत अंगेज इंकशाफ भी किया कि बांके लाल की मौत जिस्म का सारा खून अचानक खुश्क हो जाने के सबब वाक़या हुई है। और उसी इंकशाफ की रोशनी में लाश के करीब पाए जाने वाले सुर्ख धागे को मकतूल की पुरअसरार मौत से ख़ास निस्बत दी जा रही थी। लेकिन अभी तक ये बात हर शख्स के लिए बाइसे हैरत थी कि महज कच्चे धागे का एक हकीर टुकड़ा किसी अच्छे भले और सेहतमंद आदमी की मौत का सबब कैसे बन सकता है। आनंद कुमार से गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद मैंने बांके लाल की मौत के बारे में सोचा तो मेरे ज़हन के पर्दों पर एक खाका उभरा और तेजी से वाज़ा होता चला गया, और ये वो खाका जगन चमार के सिवा किसी और का नहीं था। मैं अपनी दास्तान इबरत को तूल देने के बजाय समेटने की कोशिश करूंगा। मुझे अपनी जायदाद, धन दौलत और जागीर से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद मेरे अजीज़ो अकारब जो तमाम ज़िंदगी मेरी मौत का इंतज़ार करते रहे, दुनिया को दिखाने की खातर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सामने आ जाएं और मेरे वालिद की जायदाद को हड़प कर जाएं। और आज मेरे साथ जो कुछ पेश आ रहा है वो मैशते ऐज़ी भी है, लेकिन उसमें मेरे अजीज़ दारों का हाथ भी शामिल है। और मैं तस्लीम करता हूँ कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर टहनी से टूटा हुआ कोई सूखा पत्ता भी अपनी जगह से जुम्बश नहीं कर सकता। लेकिन बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि इंसान खुद अपनी किस्मत रकम करता है, और मेरे अजीज़ दारों ने अगर मेरे वालिद की वफ़ात के बाद मुझे परेशान ना किया होता तो शायद मैंने उकता कर सफ़र करने की ना ठानी होती, और भटकते भटकते मैं श्रीलंका ना गया होता तो काजल से मेरी मुलाकात भी ना होती, और अगर काजल से मुलाकात ना होती तो दरख्शा का नाम मेरी ज़िंदगी में कभी ना सुनाई देता। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था, और मैंने सोचा था कि दरख्शा के साथ ज़िंदगी का सफ़र बेहद सकून और आराम से तय हो जाएगा, और मेरे अजीज़ो अकारब जो जहरीले नागों की तरह दूर दूर कुंडली मारे बैठे मुझे डस लेने के मंसूबे बनाते रहे थे। मेरी जायदाद के एक जायज़ वारिस की पैदाइश के बाद मेरा ताक़ब छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, और मैंने जो ख्वाब देखे थे वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। हर ख्वाब की ताबीर मेरी तवक्का के बरअक्स बड़ी बेहानक और अलमनाक साबित हुई, और मैं अब उस रूदात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। और जगन के आ जाने से मेरे दुश्मनों की कमर टूट गई थी, और वो जो कल तक बढ़ बढ़कर मुझ पर कातलाना हमले करने की ठान रहे थे, अब अपने अपने कमीन गाहों में छुप कर बैठ गए। और पिंडत ओम प्रकाश और फिर पुजारी रामलाल की मौत उनके जहनों का मफलूज कर गई, और फिर हालात मेरे हक में आहिस्ता आहिस्ता साजगार होते चले गए। बांके लाल की पुरअसरार मौत ने कानूनी पेचीदगियों को मेरे लिए और आसान कर दिया, और मरहूम जो तहरीरी बयान दे चुका था वो पुलिस की फाइल पर मौजूद था, जिसने कुमारी निर्मला को बचाने में मेरी बेहद मदद की, और जगन की गंदी ताकत भी मेरी पुष्टपनाही कर रही थी। इसलिए मजिस्ट्रेट ने कुमारी निर्मला को 50,000 जुर्माना और तब दरख्वास्त अदालत की मामूली सज़ा देकर माफ़ कर दिया। और उस रोज़ जब वो अदालत से बरी होकर बाहर आई तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई नज़र आ रही थी। और निर्मला देवी, आपको मकतूल रामलाल के कत्ल के जुर्म से रहाई पाने पर दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैंने निर्मला को मुबारकबाद पेश की तो उसके होंठों पर एक मैनी खेज मगर जहरीला तबस्सुम उभर आया। ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है मिस्टर जमाल, उसने संजीदगी से कहा, और मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक याद रखूंगी कि आपने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, वरना मुझे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और आपको मेरी बजाय मरहूम बांके लाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हकीकत का इंकशाफ करके मेरी मुश्किल हल कर दी। और बांके लाल की मौत का मुझे बेहद अफसोस है, कुमारी निर्मला ने होंठ काटते हुए कहा। उसकी कोशादा पेशानी शिकन आलूद हो गई तो मैंने उसे टटोलने की खातर दबी जुबान में याद दिलाया, आप शायद भूल रही हैं निर्मला देवी
کہ बांके लाल ने अगर मकतूल राम के साथ उसकी नापाक साजिश में आनत ना की होती तो बांके लाल की जगह कोई दूसरा मुलाजिम ले लेता। निर्मला ने मेरा जुमला काटते हुए तेजी से जवाब दिया तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। मैं आपका इशारा नहीं समझ सका। मुझे यकीन है कि आप आनंद का दिल मुझसे उकता चुका है। और निर्मला के लहजे में नफरत के साथ साथ इंतकाम का जज्बा भी शामिल था। और हो सकता है कि ये महज आपका वहम हो। इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा कि कौन गलती पर है। और निर्मला ने सपाट आवाज में जवाब दिया और फिर दोबारा बड़ी गर्मजोशी से मेरा शुक्रिया अदा करके चली गई। और आनंद कुमार ने भी शुक्रिया के साथ मुझे अपनी वफादारी और हमायत का भरपूर यकीन दिलाया था। और मैं कचहरी से हवेली वापस आया तो बेहद खुश था। दरख्शां और ने मेरी कामयाबी और निर्मला की रिहाई की खबर सुनी तो वो बेहद खुश हो गई। वो औरत थी, इसलिए दूसरी औरत की परेशानी के निजात की खबर सुनकर से सकून आ गया। और वक़्त की बसात पर हालात ने अपना रुख तब्दील कर लिया था। मैं दीवान जी की इयादत के लिए हर दूसरे दिन हस्पताल जा रहा था। और उस दिन भी मैं हस्बे मामूल तैयारी कर रहा था कि दरख्शां ने भी मेरे साथ जाने की फरमाइश कर दी। और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरख्शां ने किसी तरह मेरी बात नहीं मानी। वो हर कीमत पर दीवान जी की मजाज पुरसी की खातिर मेरे साथ जाने पर बज़िद थी। और इस ख्याल से कि अब हालात बेहतर हो चुके हैं और दरख्शां ने एक अरसे से हवेली के बाहर कदम नहीं रखा और मैं उसके इसरार के आगे मजबूर हो गया। और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और जिसकी खातिर मैं आज तक पछता रहा हूँ। काश मुझे अंदाज़ा होता कि दरख्शां को जचगी की हालत में हवेली से बाहर ले जाना मेरे लिए ज़िंदगी का एक रिश्ता नासूर बन जाएगा तो मैं किसी हाल में भी उसे अपने साथ ना ले जाता। लेकिन किस्मत में जो रकम किया जा चुका हो उसे भला कौन मिटा सकता है। और कैलाश के बयान के मुताबिक दीवान जी पूरी तरह सेहतमंद हो चुके थे और उन्हें अस्पताल से घर मुंतकिल किया जा सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि दीवान जी कुछ देर और आराम कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बहरहाल जब दीवान जी ने दरख्शां को मेरे साथ देखा तो एक लम्हे को वो भी खुशी से नहाल हो गए। और कैलाश ने दरख्शां को देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ कहने से गुरेज किया। और हम खासी देर तक दीवान जी के पास रहे। और फिर दरख्शां ने अस्पताल का तफसीली जायज़ा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कैलाश उसे अपने साथ ले गया और मैं दीवान जी के पास ही बैठा रहा। जमाल मियाँ आपने बेगम साहबा को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। दरख्शां और कैलाश के जाने के बाद दीवान जी ने संजीदगी से जवाब दिया और मैंने दरख्शां को मना किया था, लेकिन वो किसी तरह आमादा नहीं हुई। चुनाता हालाश के पेदे नज़र नहीं सरकार, दीवान जी ने मेरी बात काटते हुए तेजी से कहा, आपको दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए। दुश्मन को हकीर समझना मेरे नज़दीक सबसे बड़ी हमाकत है। और जहाँ नापाक और गंदी कुव्वतों का अमल दखल हो वहाँ तो इंसान को बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए। मैं आइंदा मुहतियात रखूँगा और मेरा मशवरा भी यही है छोटे सरकार कि जब तक आपकी हवेली में खुशी के शादियाने ना बच जाएं, आपको हर तरह से मुहतात रहना चाहिए। और कैलाश का ख्याल है कि आप अब घर जा सकते हैं। और मैंने गुफ्तगू का रुख बदलने की खातिर कहा और फिर दीवान जी के चेहरे पर उभरने वाले तासरात देखकर जल्दी से बोला, आपने मेरी खातिर अपने जिस घर को आग लगा दी, आप दोबारा वहां आपका जाना मुझे पसंद नहीं। चुनाचा मैंने आपके लिए हवेली से करीब ही एक दूसरी रिहाइशगाह खरीद ली है और मैं खादम हूँ जमाल मियाँ। दीवान जी शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बर्राई हुई आवाज़ में बोले, आपकी खातिर अगर मेरी जान भी काम आ जाए तो मैं उसे अपनी खुश नसीबी समझूंगा। आप नहीं जानते बड़े सरकार के जो एहसानात मुझ पर हैं वो बेशुमार हैं और शायद मैं मर कर भी उन एहसानों का बदला ना चुका सकूं। और कुछ हिसाब तो दिल में भी होते हैं दीवान जी, मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया। और फिर मौजू बदल कर बोला, मैं जगन को इसकी खिदमात के एवज कुछ रकम देना चाहता हूँ और आपका क्या मशवरा है। जो गंदे और नापाक अमल करते हैं उनकी जहनीत भी बेहद गंदी और गलीद होती है। दीवान जी ने कहा, आपसे पहले मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था कि जगन चुबार की मुट्ठी गर्म कर दी जाए तो बद्दा काम का है और वह हमारे दुश्मनों को ठिकाने भी लगा सकता जो हमारा जीना हराम किए हुए हैं। और मैंने उसे खुश करने की खातिर जिक्र छेड़ा भी था, लेकिन उसने सख्ती से इनकार कर दिया। क्यों? मुझे उसका इनकार सुनकर हैरत हुई थी, लेकिन उसके खून में शायद शराफत के 2-4 कतरे अभी बाकी हैं। दीवान जी बोले,
और मैंने रकम का नाम लिया तो दिलावर मिर्जा को याद करके रोने लगा और फिर कहने लगा, कैसी बात करता है यार शहबाज, मैं भला अपने लंगोटिया यार के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के दाम खड़े करूंगा और ज़ात का चमार ज़रूर हूं, लेकिन इतना नीच भी नहीं कि दोस्त के कफन का मोल तोल शुरू कर दूं। फिर भी हमें किसी न किसी तौर तो उसकी खिदमत का एतराफ़ करना ही होगा। और मैं ज़रा अस्पताल से निकलूं तो फिर कुछ सोच लूँगा। और पिंडत गणेश और उसके साथियों के बारे में जगन का ख्याल है। मैंने कुछ तवक्कुल से दरियाफ़त किया। मैंने उस सिलसिले में भी जगन को खरीदा था। फिर उसका ख्याल है कि हमारे दुश्मनों ने खुद को देवी देवताओं के नाम पर किसी मंडल में छुपा रखा है, लेकिन वह जैसे ही नजर आएगा जादू की हांडी उनका तहस नहस कर देगी। जादू की हांडी? मैंने हैरत से पूछा, ये क्या बला होती है? सिफली करने वालों का सबसे खतरनाक हमला यही हांडी होती है। और दीवान जी ने कहा और फिर मुस्कुराकर बोले, बांके लाल की मौत ही को ले लीजिए। जगन ने बस एक सफ़ेद रंग के कच्चे धागे पर कोई पलीद जंतर मंतर फूंक कर उसे रात के वक्त सोते में बांके लाल पर डाल दिया था और नतीजा सामने है। और ज़रा सा धागा बांके लाल के जिस्म का सारा खून चट कर गया और माहरीन अभी तक सर जोड़े बैठे टामक टोइयाँ मार रहे हैं। और जगन के कांटे का तो कोई मंतर ही नहीं। दरियाफत हुआ, अलबत्ता जहाँ रहमानी चीज़ें मौजूद हों वहाँ उन शैतानों की दाल नहीं गल पाती। कैलाश और दरख्शा हंसते बोलते अस्पताल के मुआयने से वापस लौटे तो हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया और दरख्शा बेहद खुश और मसरूर नज़र आ रही थी। कैलाश और डॉक्टर आरफ हमें गाड़ी तक छोड़ने की खातिर बाहर तक आए और दरख्शा गाड़ी में बैठ गई तो कैलाश ने मुझे सरगोशी करते हुए कहा, मुझे तुमसे इस हमाकत की तवक्का नहीं थी। मैं समझा नहीं। तुम्हें भाभी को हवेली से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं। कैलाशी ने तेजी से कहा, शाम को तफसील से बात होगी। इस ख्याल से कि दरख्शा को शुबा ना हो हम उससे छुपा कर कोई गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने असबात में सर को खफीफ सी जुम्बश दी और फिर गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। बज़ाहिर खुद को नॉर्मल साबित करने की खातिर मैं दरख्शा के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा, मगर ना जाने क्यों मुझे भी बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने दरख्शा को हवेली से बाहर लाकर दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। और मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त किसी गहरी सोच में गर्क हैं। नहीं, मैंने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया? मैं देख रही हूं कि आप गुफ्तगू करते करते खो से जाते हैं। वहम है तुम्हारा, वरना अब तो हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। खुदा करे कि ऐसा ही हो। क्या मतलब? मैं चौंका। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं? बात यकीन की नहीं, धर्म की है जमाल। दरख्शा ने इस बार गहरी संजीदगी इख्तियार करते हुए जवाब दिया, आप इन पिंडत पुजारियों और उनके जाप मंत्रों से इतना वाकिफ नहीं हैं जितना मैं हूँ। मैं समझा नहीं। यह शैतान एक बार जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। और तुमने ये भी ज़रूर सुना होगा कि हर दौर में हर फिरौन के लिए एक मूसा ज़रूर होता है जो उसके गुरूर को खाक में मिला देता है। ओम प्रकाश और रामलाल का क्या अंजाम हुआ तुम ये भी जानती हो। खुदा करे कि उनका गुरूर खाक में मिल जाए और वह हमारा पीछा छोड़ दें। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें अचानक इस वक्त उन बातों का ख्याल कहाँ से आ गया? अस्पताल में मेरी मुलाकात लेडी डॉक्टर शंकुतला से हुई थी, दरख्शा ने कहा। उसने मुझे देखकर एक अजीब बात कही। क्या? और मैं जो आने वाले दिनों के हसीन ख्वाब देख रही हूँ उसकी ताबीर उल्टी होगी। दरख्शा, मैं तलमला गया और फिर जल्दी सर पर काबू पाते हुए बोला, जिस वक्त तुम्हारी मुलाकात लेडी डॉक्टर से हुई उस वक्त कैलाश कहाँ था? वो एक मरीज को देखने उसके कमरे में चला गया। और तुमने क्या नाम बताया था उस लेडी डॉक्टर का? शंकुतला। क्यों? और मैं किसी वक्त उससे मिलकर तुम्हारे बारे में तफसील से दरियाफत करूंगा, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। और हवेली पहुंचकर दरख्शा लिबास तब्दील करने की गरज से ख्वाबगाह में चली गई तो मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ोन उठाकर अस्पताल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। लेडी डॉक्टर शंकुतला का नाम मैंने दरख्शा की ज़ुबान से पहली बार सुना और जहाँ तक मेरे इल्म में था अस्पताल में इस नाम की कोई डॉक्टर नहीं, और अगर थी भी तो उसे कम अज़ कम दरख्शा से पहले ही मुलाकात में ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कहनी चाहिए थी।
हेलो, दूसरे जन्म से कैलाश की बजाय किसी अजनबी ने फ़ोन रिसीव किया। शायद इस वक्त कैलाश अपने सीट पर मौजूद नहीं था और अस्पताल के किसी अमले ने मेरी कॉल रिसीव कर ली और मुझे कैलाश से बात करना है। आप गालवन हवेली से बात कर रहे हैं? यस, जमाल असगर, मैंने अपना नाम भी बता दिया। मुझे यकीन था कि तुम हवेली पहुंचते ही फ़ोन ज़रूर करोगे। और दूसरे जन्म से जिस बेतकल्फ़ी और बेहुदगी से जवाब दिया गया वो मेरे लिए हैरत अंगेज़ था। अस्पताल के किसी दूसरे अमले से मेरी कोई बेतकल्फ़ी नहीं और कैलाश की आवाज़ में लाखों में पहचान सकता था। और फिर वो कौन था? कौन हो तुम? मैंने सख्ती से दरियाफ़त किया। मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, इस बार हकारत से कहा गया। और मुझे मालूम है कि तुमने फ़ोन करने की जहमत क्यों और किस लिए गवारा की, और तुम कैलाश से क्या मालूम करना चाहते हो। तुम हकलाने की कोशिश मत करो। मुझे यकीन है कि इस वक्त तुम असाबी तौर पर खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहे होगे। और दूसरे जन्म से ताइज़्ज़त भरे अंदाज में जवाब मिला। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि अस्पताल में लेडी डॉक्टर शंतला नामी किसी डॉक्टर का कोई वजूद नहीं। और तुम कौन हो और तुम्हें इन बातों का इल्म कैसे हो गया? मैं रवानी में पूछ बैठा। मैं पंडित गणेश महाराज का एक सेवक हूँ महाशय, और तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुमने काजल रानी को हवेली से बाहर लाकर हमारी कठिनाइयों को दूर कर दिया और हम उसके लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। और तुम्हें यह भी बता देना चाहते हैं कि शंतला रानी ने तुम्हारी पत्नी से जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है, और तुम जो सपना देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। और ये बात भी ध्यान में रखना कि हम पंडित ओम प्रकाश और पुजारी रामलाल की मौत को भूले नहीं हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? हम जो चाहते थे वो पूरा हो गया महाशय, लेकिन इसका सबूत तुम्हें आने वाला समय देगा। और इस बात को भी गिरा में बांध लो कि हम तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम तुम्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा देंगे जो सारी ज़िंदगी तुम्हें बेचैन रखेगी। और मैंने दूसरे जन्म की जानवी बकवास सुनना मुनासिब नहीं समझा, और मेरे ज़हन में बेशुमार खतरों ने सर उठाना शुरू कर दिया। और मैंने जो नंबर घुमाए थे वो कैलाश के सिवा किसी और के नहीं थे। और कैलाश के फ़ोन से जो गुफ्तगू मुझसे की गई उससे साफ ज़ाहिर था कि अस्पताल के अंदर कोई गहरी साजिश पूरी तरह अपना जाल फैला चुकी है। और अगर मेरा अंदाज़ा ठीक था तो फिर कैलाश और दीवान जी की ज़िंदगियां भी खतरे में थीं। और अगर मैंने जल्दी में गलत नंबरों को घुमा दिया तो सवाल ये पैदा होता था कि वो नंबर किसके थे, और ये वो शख्स कौन था जो मेरे बारे में तफसील से इस कदर जानता था। शंतला का नाम भी उसने खुद ही लिया था, और उसके अलावा उसने जो बातें मुझसे की वो किसी अजनबी के इल्म में कैसे आ सकती थी। पंडित ओम प्रकाश और रामलाल का हवाला भी मेरे दौरान खून को तेज कर देने के लिए बहुत काफ़ी था, और मैं चंद सानिये बुत बना खड़ा अपने दिल की धड़कनों को शुमार करता रहा। और फिर कुछ सोचकर मैंने दोबारा रिसीवर उठाया और निहायत एहतियात से कैलाश के नंबरों को घुमाने लगा। और दूसरी जन्म घंटी की आवाज़ उभरी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, और फिर कैलाश की मानूस आवाज़ मेरी कानों से टकराई। हेलो, कैलाश स्पीकिंग, और मैं जमाल बोल रहा हूँ, और मुझे तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार था। कैलाश ने कहा, अगर तुम्हारा फ़ोन ना आता तो मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ़त करने के लिए फ़ोन करता। क्यों? मैंने चौंकते हुए पूछा। क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई खतरा लाहक है? डोंट बी सिली, हमाकत की बातें मत करो। कैलाश तेजी से बोला, किसी की खैरियत पूछने का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि उसे कोई खतरा दरपेश है। अलबत्ता मैं एक बार फिर तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि तुमने भाभी को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। कैलाश, मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या तुम किसी लेडी डॉक्टर शंतला से वाकिफ़ हो? शंतला? नहीं, मैं आज पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। मगर तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर की? तुम कुछ देर पहले कहाँ थे? मैंने कैलाश की बात काटते हुए दूसरा सवाल किया। तुम्हें रुखसत करने के बाद से मैं यहीं अपने कमरे में मौजूद हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दरमियान में किसी मरीज को देखने भी नहीं गए? और मैं एक लम्हे को भी अपनी सीट से नहीं उठा। लेकिन बात क्या है? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? एक अहम बात और भी, क्या दरख्शा जिस वक्त तुम्हारे साथ अस्पताल का राउंड लेने गई थी तुम उसके साथ थे या कुछ देर के लिए उससे दूर भी हुए? जमाल, आखिर बात, मेरे सवाल का जवाब दो। कैलाश, मैंने झल्लाते हुए कहा, क्या तुम दरख्शा से कुछ देर के लिए अलहदा हुए थे? हाँ, लेकिन महज 2 मिनट के लिए। और कैलाश ने संजीदगी से जवाब दिया, एक मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई और उसे देखना जरूरी था। मगर कुछ बताओ तो सही कि तुम इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? तुम जिस वक्त अपने मरीज को देखने गए
उसी वक्त लेडी डॉक्टर शंतला नामी एक औरत ने दरक्षा से मुलाकात की और उसे बावर कराने की कोशिश की कि वो औलाद के सिलसिले में जो ख्वाब देख रही है उसकी ताबीर उल्टी होगी। लेकिन हस्पताल में उसका नाम की महज 2 मिनट बेशतर मैंने तुमको फ़ोन किया था, लेकिन उस वक़्त किसी दूसरे शख्स ने कॉल रिसीव की और मैंने धड़कते हुए दिल से कैलाश की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा और फिर तमाम बातों की तफसील दोहराता चला गया। भाभी इस वक्त कहाँ है? कैलाश ने तफसील मालूम होने के बाद संजीदगी से दरियाफ्त किया। अपनी ख्वाबगाह में लिबास तब्दील करने गई है और तुम भाभी से फ़ोन वाली गुफ्तगू का तज़किरा करने की हमाकत ना कर बैठना। मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। मैंने आहिस्ता से रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और फिर थके थके अंदाज में सर पकड़कर करीब रखी हुई आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया और मेरी एक ज़रा सी गलती ने मेरा सारा सुकून बर्बाद कर डाला। और कैलाश ने मेरे बेहद इसरार पर पूर्वो जवार की तमाम अस्पतालों में छानबीन करा ली, लेकिन शंतला नाम की कोई लेडी डॉक्टर वहाँ भी नहीं मिल सकी। और कैलाश और जैकब दोनों का ख्याल था कि जो दरक्षा ने जो वाक़या मुझे सुनाया है वो महज उसके जहन की पैदावार है और मुमकिन है कि वो इस तरह से मुझे कबल अज़ वक़्त किसी आइंदा पेश आने वाले हादसे के लिए तैयार करना चाहती हो, और जहाँ रिफाकतें हद से ज़्यादा हों और मोहब्बत और इश्क की सरहदों को पार करके जनून के इलाकों में दाखिल हो जाए, वहाँ फरीकीन एक दूसरे की खातिर अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगा देते हैं और एक दूसरे के दरगाह और दरमा बन जाना तो बड़ी मामूली बात होती है। लेकिन अगर जैकब और कैलाश का ख्याल दुरुस्त था तो भी मेरी परेशानी कम ना हो सकी और मैंने उन दोनों से उनकी पेश करदा दलील पर कोई बहस नहीं की, मगर ये भी तस्लीम कर लेना मेरे इख्तियार की बात नहीं थी कि दरक्षा ने महज मेरे मुस्तकबल के सुकून को बरकरार रखने की खातिर मेरे हाल के ज़ख्मों पर नश्तर लगाकर उन्हें नासूर बनाने की कोशिश की होगी। और वो बात अगर मेरी ज़िंदगी से मुतल्लक होती या दरक्षा ने अपने बारे में किसी खदशे का इज़हार किया होता तो ऐन मुमकिन था कि लेडी डॉक्टर शंतला वाली बात को दिल का बहलावा समझकर कबूल कर लेता। लेकिन दरक्षा ने जो बात कही थी वो हम दोनों की मुश्तरका खुशियों और मसरतों से मुतल्लक थी और मैं बाप था लेकिन वो माँ बनने वाली थी और दुनिया की कोई माँ अपने होने वाले बच्चे के बारे में ऐसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल सकती। और फिर मैं जैकब और कैलाश की बात भला किस तरह मान लेता। 10 रोज़ तक मैं शबो रोज़ परेशान रहा और फिर मैंने दीवान जी को, जो 2 रोज़ कबल ही अस्पताल से मुंतकिल होकर अपने नए घर में आ गए थे, बुला भेजा और वह मुलाजिम के साथ साथ ही आ गए। और मुलाजिम की इतला पर मैं मुलाकाती कमरे में पहुंचा तो दीवान जी वहां मेरी राह देख रहे थे और मैंने किसी तहमीद के बगैर उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई तो दीवान जी के चेहरे पर भी अज़तराबी कैफियत फैल गई और होंठों को दांतों तले दबाए वो चंद लम्हे किसी गहरी सोच में गर्क रहे और फिर मदम आवाज़ में बोले, छोटे सरकार, आपने दरक्षा बीबी को हवेली से बाहर ले जाकर अच्छा नहीं किया। वो जो तो होना था हो चुका। ये सोचिए कि अब हमें क्या करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि लेडी डॉक्टर शंतला का राज क्या है और वो शख्स कौन था जिसने कैलाश के नंबरों पर मुझसे तफसीली गुफ्तगू की। और अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो बात नहीं बनेगी और हो सकता है कि हमारे दुश्मन अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाएं। बात अगर मर्दों की होती छोटे सरकार तो आपका ये नमक हलाल एक एक से निमट लेता, लेकिन हमारा पाला ज़नखों से पड़ गया है जो सामने आकर और खुल कर वार करने की बजाय अपनी काली ताकतों को आजमा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जगन इस सिलसिले में ज़रूर हमारी मदद कर सकता है और मैं भी यही सोच रहा था। और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, मैंने बेचैनी का मुजाहरा करते हुए कहा। हमें फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई करना होगी। आप फिक्र ना करें जमाल मियाँ, जो खुदा जो करता है उसमें इंसान की भी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है और मैं आज ही जगन को तलाश करता हूँ और उसे पहली फुर्सत में घसीट कर लिए आता हूँ आपके पास। और दीवान जी मुझे तसल्ली देकर चले गए और मैं वापस हवेली में आ गया जहाँ दरक्षा और जैकब ड्राइंग रूम में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। और जैकब गिरजा से वापस आया तो मुझे उसकी मतलब कोई खबर ना हो सकी। बहरहाल मैं उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में चला गया और मेरा ख्याल था कि दरक्षा को मेरी मसरूफियात का इल्म ना होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। उसने मुझे देखते ही पहला सवाल दीवान जी के बारे में किया। दीवान जी की तबीयत अब कैसी है? और खुदा का शुक्र है कि अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और थोड़े बहुत कमज़ोरी जो इतने दिनों बस्तर पर
पड़े रहने से जोड़ पट्टों में आ गई है, रफ्ता रफ्ता वो भी जाती रहेगी। आपने उन्हें किसी खास मकसद से बुलवाया था? हाँ, मैंने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। जागीर के सिलसिले में एक अहम काम बहुत दिनों से दरपेश है और मैंने दीवान जी को बिला करदा काम उनके सपुर्द कर दिया है। कभी फुर्सत मिले तो अपना चौखट्टा भी आईने में देख लेना। इस बार जैकब ने मुझे मुखातब किया। क्यों, मेरी सेहत को क्या हुआ? इसका दुरुस्त जवाब तो भाभी ही दे सकती हैं, लेकिन मेरा ذاتی ख्याल है कि तुम पहले के मुकाबले में कुछ झटक गए हो और तुमने शायद मेरी सोहबत का जायजा अपने आईने में लिया है। मैंने द्रक्षा के करीब बैठते हुए बेपरवाही का जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? यही कि भाभी सलोया की जुदाई ने तुम्हारे ज़हन पर जो असर डाला है वो आज भी जूं का तूं बरकरार है। शाम को चाय पीने के बाद द्रक्षा रात के खाने के सिलसिले में मुलाजमों को हदायत देने की खातिर किचन रूम में चली गई और मैं वक़्त गुजारने की खातिर स्टडी रूम की तरफ जा रहा था कि मुलाजम ने दीवान जी की आमद की इतला दी और मैं फौरी तौर पर वापस बढ़ा, लेकिन फिर मुलाजम को यह ताकीद करने की खातिर एक लम्हे को रुक गया कि द्रक्षा को मेरे बारे में कुछ ना बताया जाए और अगर वह मुलाकाती की तरफ जाने लगे तो मुझे बर वक़्त उसकी इतला मिल जानी चाहिए। और मुलाजम को ज़रूरी ताकीद करने के बाद मैं लंबे लंबे ढग भरता हुआ अबूर करके मुलाकाती कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ दीवान जी जगन चुमार को देखकर मेरे दिल की धड़कन आप ही आप बढ़ गई और चंद लम्हे हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही। और फिर मैंने चुमार जी को मुखातब करते हुए संजीदगी से पूछा कि आपने जगन को तमाम हालात से बाखबर कर दिया है। और मैं पूरी कथा सुन चुका हूँ सरकार, जगन ने कहा, और वो लोग हमारी ताक में थे और वो अपना काम कर गए, लेकिन वो लेडी डॉक्टर, वो कोई कलंकनी रही होगी जिसने शकुंतला का रूप धाकर उससे मुलाकात की और फिर चंपत हो गई। और आपने जिस बदमाश को फ़ोन पर बातचीत की है वो भी हमारे दुश्मन का कोई कारिंदा होगा, जगन ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। और मैंने उसे फांसने के कारण बड़ा सुंदर जाल फैला रखा था, लेकिन आपने सारा खेल तमाशा चौपट कर दिया। अगर मालकन को हवेली से बाहर ले जाने से बेशतर मुझे खबर कर दी होती तो मैं अपने जाल को और बरसबसी कर देता और वो जो अपना वार कर गए उसी समय मेरी मुट्ठी में होते। और जगन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो औरत जो द्रक्षा को उसकी बातों का मकसद क्या था? और मैंने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। वो अगर सिर्फ बात करके चली गई है तो अब भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मेरा विश्वास है कि उस पलीत की ने मालकन के साथ ज़रूर मिलाया होगा। क्या मतलब? जमाल भैया, इस बार दीवान जी ने दबी ज़बान में मुझे मुखातब किया। जगन का कहना है कि वो अब भी अपनी काली कुव्वतों के दौर पर लेडी डॉक्टर का रूप इख्तियार करने वाली औरत को सामने लाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए छोटी मालकन से कुछ ज़रूरी बातें दरियाफ़त करना होगी। और मैं दीवान जी का मफहूम समझ गया और कुछ देर तक मैं गौर करता रहा कि द्रक्षा को जगन के सामने लाऊं या ना लाऊं, और फिर कोट सोच कर मैंने हामी भर ली। और उसी वक्त जगन और दीवान जी को ड्राइंग रूम में आ गया और द्रक्षा को जगन के सामने लाने से पहले मैंने उससे मुख्तसरन कुछ बातें बता दी, मबादा कि वह बाद में परेशान ना हो। और फिर मैं द्रक्षा को लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो दीवान जी और जगन दोनों ताज़ीमन उठ खड़े हुए। दीवान जी ने बड़े अदब से सलाम किया और जगन हाथ बांधकर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। द्रक्षा मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और चंद लम्हे हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही। और द्रक्षा ने बतौर ख़ास दीवान जी से उनकी सेहत और नए घर के बारे में दरियाफ़त किया। और फिर मैंने जगन की आमद का मफहूम दोबारा ज़ाहिर किया तो वह संभल कर बैठ गई। और मैंने जगन को इशारा किया तो वह हाथ जोड़कर बोला, मालकन, मुझे आपसे दो बातें पूछनी हैं। क्या उस औरत का हुलिया क्या था जिसने आपको लेडी डॉक्टर बताया? और द्रक्षा इस सवाल पर एक लम्हे को जुज़-बुज़ हो गई और फिर अपनी याददाश्त को करीबते हुए उसने नहायत तफसील से उस औरत का हुलिया बता दिया। और जगन पूरी तवज्जो से सब कुछ ज़हन नशीन कर रहा था कि द्रक्षा खामोश हुई तो उसने दोबारा हाथ बांधकर इल्तिजा करते हुए कहा, दूसरी बात यह है मालकन, क्या उस औरत ने आपसे सिर्फ सपनों की बात की थी या कोई और हरकत भी की थी?
حرکت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا اس نے اپنا پلید ہاتھوں سے آپ کو چھونے کی کوشش کی؟ ہاں، اپنا تعارف کراتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملا تھا، لیکن اس کے بعد وہ صرف ایک دو باتیں کر کے چلے گی۔ غالباً وہ کسی مریضہ کو دیکھنے جا رہی تھی۔ بس مالکن سیوک کو اور کچھ نہیں پوچھنا، اور درخشاں دوبارہ اندر چلی گئی تو میں نے وضاحت طلب نظروں سے جگن کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آ رہا تھا، اور میں نے ایک نظر دیوان جی پر ڈالی تو وہ بھی گمسم نظر آ رہے تھے، اور یہ معاملہ یقیناً اہم تھا۔ اور جگن نے درخشاں سے ملنے سے بیشتر یہی کہا تھا کہ اگر نامعلوم عورت نے محض درخشاں سے بات کی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے ساتھ جگن نے بے حد یقین سے اس بات کی پیش گوئی بھی کی تھی کہ اگر اس نے درخشاں سے ہاتھ ضرور ملایا ہوگا، اور اب اس کی تصدیق ہو جانے کے بعد وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ اور یہ مجھے سب کچھ سوچ کر ہول آنے لگا، اور میں نے بڑی بے یقینی سے جگن کو مخاطب کیا، جگن، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس عورت کا مقصد کیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں مالک، میں کل کا سورج نکلنے سے بیشتر اس کلنکنی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، جگن نے نہایت شفاق انداز میں کہا، اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، مجھے اجازت دے سرکار، ابھی مجھے بہت سارے کام کرنا ہوگے، اور تم نے اس عورت کے ہاتھ ملانے کا مقصد نہیں بتایا۔ اور میں نے بدستور سنجیدگی سے دریافت کیا، اسے سامنے آ لینے دیجیے سرکار، باقی باتیں خود ہی کھل جائیں گی۔ اور جگن اپنا جملہ مکمل کر کے تیزی سے دروازے کی سمت بڑھا، اور پھر یک لخت کسی اچانک خیال کے تحت دوبارہ پلٹ کر میرے قریب آتے ہوئے دبی زبان میں بولا، سرکار، کیا آپ اس عورت سے ملنا پسند کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے پرجوش لہجے میں اس سے پوچھا۔ جگن ناممکن کبھی ممکن بنانے کی قوت رکھتا ہے سرکار، اور جگن نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور پھر اس نے اپنی دھوتی کے بل کھول کر اس میں سے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی، اور ڈبیا کے اندر خشک مٹی کا سفوف بند تھا، اور مٹی کی ایک چٹکی وہ بڑی احتیاط سے میری ہتھیلی پر رکھتا ہوا بولا، اسے پوڑیا بنا کر اپنے جیب میں ڈال لیجیے سرکار۔ جگن نے پورے 101 دن شمشان گھاٹ کے ویرانوں میں بیٹھ کر کھٹن جاپ کیا ہے، تب جا کر یہ مٹی حاصل کی ہے، لیکن میں اس مٹی کا کیا کروں گا؟ یہ مٹی نہیں، کسوٹی ہے سرکار، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے والی کسوٹی، جگن نے تیزی سے کہا، اور میں اندھیرا پھیلنے کے کچھ دیر بعد اس کلنکنی کا ایک پتلا بنا کر آپ کی بیٹھک کی دہلیز کے نیچے دبا جاؤں گا، اور پھر اگر وہ حرافہ 7 سمندر پار بھی بیٹھی ہوئی تو بھی چاند ڈوبنے سے بیشتر آپ کے پاس پہنچے گی، پر آپ ذرا احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیجیے گا۔ ایک بار اگر وہ ہمارے چنگل میں آ کر نکل گئی تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ تم فکر مت کرو، میں بے چینی سے اس کی آمد کا انتظار کروں گا۔ اور میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، انتقام کی آگ انسان کو اندھا کر دیتی ہے سرکار، اسی کارن میں نے آپ کو مرگڑ کا یہ سونا دیا ہے۔ آپ بھول کر بھی اس کلنکنی کو ہاتھ نہ لگائیے گا، اور آگ من میں اگر آگ بھڑک اٹھے تو اس مٹی کو اس پلید شریر سے دیجیے گا، اور باقی کام خود نمٹ جائے گا۔ اور جگن ڈرائنگ روم سے نکل گیا تو دیوان جی نے قریب آتے ہوئے کہا، جمال میاں، آپ کا یہ خادم ابھی زندہ ہے، اور آپ کسی قسم کی فکر نہ کیجیے گا، اور آج کی رات میں بھی اسی حویلی میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ دیوان جی، مجھے منع مت کیجیے گا چھوٹے سرکار، میرے اور حویلی کے بہت سارے احسانات مجھ پر ہیں۔ اور دیوان جی نے اس کا موقع نہیں دیا، اور اپنی بات کہی، اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا بھی جگن کے تعاقب میں باہر چلا گیا، اور میں بھی اپنی جگہ کی طرح ایستادہ خاموش کھڑا حالات پر غور کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کے سب سے زیادہ منحوس اور بھیانک خوفناک رات ثابت ہوئی۔ درخشا کو صرف یہی معلوم تھا کہ میں نے جگن اور لیڈی ڈاکٹر شنکتلا کی اصلیت کا راز معلوم کرنے کی خاطر ہی اسے طلب کیا ہے، اور بعد کی گفتگو کے بارے میں وہ قطعی بے خبر تھی، اور اگر حالات کی سنگینیوں سے باخبر ہوتی تو شاید وہ اپنے دراز پلکوں تلے زندگی گزار دیتی، لیکن وہ جس دور سے گزر رہی تھی اس میں نے اب سے مزید کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور اسے بھی اس نے سونے سے بیشتر بڑی محبت اور خلوص میں میری گردن میں باہیں ڈال کر دریافت کیا تھا۔ جمال، جگن تمہیں کوئی خاص خطرے کی بات؟ خطرہ؟ میں نے چونکنے اور خود کو بے پرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور خوبصورت اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ اور میں نے یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کوئی بات بتانے میں بوکھل سے کام نہیں لیں گے۔ سو جاؤ، میری زندگی رات خاصی ہو چکی ہے۔
अच्छा, उसने किसी सआदतमंद बच्चे की तरह जवाब दिया और फिर बड़ी मासूमियत से आंखें बंद कर ली, और मैं प्यार से उसके शाने को आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगा, और मेरी ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द सो जाए। और इसी मकसद के पेश नज़र उस रात में पहली बार अपने शरीके ज़िंदगी के साथ एक धोखा किया। उसे ख्वाब आवर दवा भी पिला दी ताकि वो औरत को दोबारा देख सके जिसकी मुलाकात उसकी ज़िंदगी में एक तलख जहर की तरह मालूम हुई थी। और मेरी नज़रें बार बार दीवार घड़ी की जानब उठ रही थी कि 10 सादे बजे जब दरख्शां ख्वाब खरगोश में दुनिया माफिया से बेखबर हो गई, तो मैंने उसे अपने बाजुओं के हिसार से आज़ाद किया और नहायत आहिस्ता से उठकर ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला और दबे कदमों चलता हुआ बाहर आ गया। और मुलाजमों को ख्वाबगाह की तरफ से चौकस रहने की ताकीद करने के बाद मैं अहाते वाले मुलाकाती कमरे में आ गया, जहां दीवान जी सोफे पर नीम दराज थे, और मुझे देखते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गए और मुलाजम मेरी हदायत के मुताबिक थर्मास में तैयार चाय भरकर रख गया। और बदलते हालात और जगन की पुरअसरार बातों ने मेरे असाब को झंझोड़ कर रख दिया। चुनाचे मैंने चाय का एक प्याला पी कर खुद को कदरे पुरसकून किया और फिर दीवान जी से बोला कि आपको उम्मीद है कि वो औरत जो हमारी दुश्मन है और हमारे दुश्मनों की किसी खतरनाक साजिश को अमली जमा पहनाने में अस्पताल में दरख्शा से हाथ मिला था, दोबारा हमारे मिलने की हमाकत करेगी। बहसीयत मुसलमान कौम में इन बातों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन माजी में जो तजर्बे और वाक़यात मेरी नज़रों में आ चुके हैं उनके पेश नज़र सब कुछ सोचा जा सकता है। और यहाँ से वापसी पर आपके और जगन के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, और मैंने अपने असाब को मजीद सुकून बख्शने की खातर एक सुलगाते हुए पूछा कि क्या उसने आपको ये बताया था कि वो औरत दरख्शा से क्यों मिली थी और उसका असल मकसद क्या था। और मैंने जगन को खरीदने की कोशिश की, मगर वह मुझे भी टाल गया। गोया वह सब कुछ जानता है और मेरा यही अंदाजा है, लेकिन वो बात यकीनन इतनी ही अहम और ख़ास होगी जिसे वो खुद अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहता। और दीवान जी ने अपनी निशस्त पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया, और मेरे इसरार पर उसने यही कहा कि वो औरत अपनी ज़ुबान से सब कुछ कबूल करेगी। अगर वो औरत ना आई तो खुदा पर भरोसा रखिए। दीवान जी मुझे तसल्ली देते हुए बोले, जो भी होगा उसी के हुक्म और इशारे पर होगा, और उसकी मर्जी के बगैर कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। आप यहां से जाने के बाद जगन के साथ कितनी देर तक रहे? और मैंने सुगार का एक तवील कश लेते हुए वकीलों जैसे अंदाज में दराफत किया। तकरीबन 1.5 घंटे तक वह मेरे साथ ही रहा। और दीवान जी ने संजीदगी से कहा, इसी दौरान में मैंने जगन का वो करिश्मा भी देख लिया जो उसने शगतला नामी औरत को बुलाने की खातिर किया है। वो क्या? मैंने अस्त्रारी कफियत से दराफत किया। वो सिर्फ सिफली ही का माहर नहीं है, पुतले बनाने में भी अपना जवाब नहीं रखता। और मेरी मौजूदगी में उसने छोटी बेगम के बताए हुए नाक नक्शे के ऐन मुताबिक कोई 35-40 मिनट के अंदर अंदर मिट्टी का वो पुतला तैयार कर लिया। और फिर उसने पुतले के दिलो दिमाग की जगह कुछ सुइयां भी ना जाने कौन सा अमल पढ़कर प्यूसत कर दी। और मैंने उन सुइयों के बारे में दरियाफत किया तो जगन ने कहा कि वही पड़ी हुई सुइयां उस औरत को हमारे सामने आने पर मजबूर करेंगी। और वह पुतला कहाँ दफन किया गया? उसी बैठक के बाहर। दीवान जी ने कहा, और फिर कुछ सोचते हुए पूछा, जमाल मियाँ, वो सफूफ तो आपके पास है ना जो जगन ने दिया था? हाँ, मौजूद है। मैंने जेब में पड़ी हुई शीशी की डिबिया को टटोलते हुए कहा, जिससे मैंने जगन की दी हुई मिट्टी को महफूज कर लिया था। वो हमारे लिए बेहद कार आमद होगा, दीवान जी ने कहा। और जगन के कहने के मुताबिक वो औरत किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। उसकी असलियत जानने की खातिर वही मरगट की मट्टी हमारे काम आएगी। और ये भी हो सकता है कि वो औरत महज एक फरेब हो, धोखा हो। और मैं चौंक उठा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब तो अभी तक मेरी खोपड़ी में भी नहीं आ सका छोटे सरकार, मगर जगन ने यही कहा था कि ऐसे गंदे अमल को करने की खातिर अक्सर उन रूहों को तस्कीर कर लिया जाता है जो बरसों पहले अपने खाकी जिस्म को छोड़ चुकी होती हैं और आर्जी तौर पर किसी जिस्म में महलूल होकर अमल के इशारों पर उसका काम करने पर मजबूर हो जाती हैं। कि आप उन बातों को तस्लीम कर सकते हैं? हिंदू धर्म में आवागौन का अकीदा भी मौजूद है, और फिर ये दुनिया किसी अजायब खाने से कम तो नहीं, दीवान जी बोले। और आज भी ऐसी रस्में मौजूद हैं जो अकल को हैरान कर देती हैं, और ऐसे इलाके भी जरूर मौजूद होंगे जहां अभी तक इंसान का गुजर ना हुआ होगा।
और वहां के इसरार न जाने क्या होंगे। और फिर कबल इसके कि दीवान जी अपना जुमला मुकम्मल करते, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन्हें एकदम खामोश कर दिया और मेरे दिल की धड़कनें भी दस्तक की आवाज सुनकर तेज हो गई। और मैंने दस्ती घड़ी पर नजर डाली। 11:40 का अमल था और मैंने दीवान जी को देखा, जिनकी नजरें बदस्तूर दरवाजे पर मरकूज थीं और उनके होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे। गालबन वो कोई वजीफा पढ़ रहे थे। दूसरी बार दस्तक की आवाज उभरी तो दीवान जी ने आहिस्ता से उठे। अपना वजीफा खत्म करके उन्होंने पहले मेरे ऊपर दम किया और फिर अपने सीने पर फूंक मारते हुए आगे बढ़े और दरवाजे की चटखनी खोल दी। और खौफ की एक अनजानी लहर मेरे असाब पर तारी हो गई। मगर दीवान जी ने दरवाजा खोला तो उनके अलावा मैं भी दमखुद रह गया। हमारे सामने दरवाजों के बीचों बीच जो औरत खड़ी थी वो आनंद कुमार की बीवी कुमारी निर्मला के सिवा कोई और नहीं थी। और उसके जिस्म पर इस वक्त शब ख्वाबी का खूबसूरत गाउन मौजूद था। शायद वो किसी अहम जरूरत के पेश नजर इतनी जल्दी में अपने घर से निकले थे कि लिबास की तब्दीली का ध्यान भी न कर सकी। और उसकी आंखों की वीरानी बता रही थी कि वो किसी संगीन सूरत हाल से दो चार होने के बाद ही हमारे पास आई है। कुमारी निर्मला आप, मैंने तेजी से उठते हुए हैरत से दरियाफत किया। खैरियत तो है जमाल साहब, मैं आपको इस वक्त एक अहम काम देने आई हूँ और मेरे पास वक्त बहुत कम है। और अगर किसी को इस बात का इल्म हो गया कि मैंने ये राज आपको बता दिया है तो खेल बिगड़ जाएगा। और निर्मला ने बेहद बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। और दीवान जी निर्मला को देखकर एक तरफ हट गए थे। आप परेशान ना हो, मेरी हवेली में आपके पास हैं। और मैं निर्मला को तसल्ली देते हुए कहा, पहले बैठकर जरा सस्ता लें और फिर आराम से अपने आने का मकसद बयान करें। और मेरे पास इतना वक्त नहीं है मिस्टर जमाल, वो बदस्तूर बौखलाए हुए लहजे में बोली। आपकी जमानत के मुझ पर जो एहसाना किया है, मैं उसका कुछ बोझ कम करने की खातिर सैकड़ों खतरा से गुजर कर यहाँ आई हूँ। और मेरी बात भी सुनिए, वो औरत जो द्रक्षा से अस्पताल में मिली थी, उसे मरे हुए 22 साल गुजर चुके हैं। और पंडित गणेश महाराज अपनी शक्ति के जोर से उसकी आत्मा को एक खूबसूरत रूप धारने पर मजबूर कर दिया था। और उसने आपकी धर्म पत्नी के साथ हाथ मिलाया था और वो आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या वो द्रक्षा को मारना चाहते हैं? और मैं पूरे विश्वास से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि गणेश महाराज जो जगन के डर से देवी के शर्म में बैठा है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी और उसके होने वाले दोनों बच्चे दोनों को मारना चाहता है। और आपको ये बातें कैसे मालूम हुई? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। आनंद कुमार के जरिए, निर्मला ने सपाट आवाज में जवाब दिया। और वो जो आज नशे में बुरी तरह धोत था, इसलिए उसमें आकर सब कुछ बता गया। लेकिन ये ताकीद भी की है कि उसको सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखूं। और मैं उसे बड़ी मुश्किलों से भाग कर यहाँ तक आई हूँ और वापसी भी बहुत जरूरी है। निर्मला देवी, क्या आप बता सकती हैं कि गणेश महाराज मंदिर में और कौन सी देवी देवताओं की पनाह में हैं? तो मैंने तलमलाते हुए कहा, मैं आपका ये एहसान कभी ना भूलूंगा और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका नाम भी दरमियान में नहीं आएगा। आप गणेश महाराज का क्या करेंगे? मैं उसे कुत्तों की मौत मारूंगा। वो मेरी जिंदगी और मेरी खुशियां मुझसे छीनना चाहता है, लेकिन मैं उससे पहले उसके मनहूस और गंदे वजूद को नीस्तो नाबूद कर डालूंगा। और मुझे अफसोस है मिस्टर जमाल कि मैं आपको गणेश महाराज के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूं। और निर्मला देवी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि महाराज का पता बता दीजिए, मैंने बड़ी लिहाजत से कहा। और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूं और मैं वापस जा रही हूं। और वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो दीवान जी जो हमारी बात खामोशी खड़े थे, एकदम लपक कर निर्मला और दरवाजे के दरमियान में हायल हो गए। और मुझे दीवान जी की वो हरकत बेहद ग्रां गुजरी। और कबल इसके कि मैं दीवान जी से कुछ कहता, उन्होंने उसको घूरते हुए खुश्क आवाज में मुखातब किया, गणेश महाराज का पता हर कीमत पर तुझे बताना होगा। और निर्मला ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारा ये मुलाजम मुझे बेहुदा मालूम होता है और उससे कहो कि मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। और दीवान जी, आप दरमियान में ना बोलें छोटे सरकार, दीवान जी ने घूरते हुए तेवर मेरी तरफ बात काटते हुए कहा। और फिर निर्मला से बोला, निर्मला देवी, क्या तुम खान शहबाज खान को यह बताना पसंद करोगी कि तुम्हारी असलियत क्या है और तुम हमारे दुश्मन का पता बताने से क्यों गुरेज कर रही हो? और दीवान जी का लबो लहजा बेहद गुस्ताखाना था। और मैंने आगे बढ़ा तो दीवान जी चीख उठे,
छोटे सरकार, खबरदार आगे ना बढ़िएगा। और दीवान जी, मैंने कड़ कर कहा कि आप इस वक्त होश में नहीं हैं। खूबसूरत और सुंदर नार निगाहों के सामने हो तो कौन काफर कायम रहता है। और दीवान जी ने निर्मला को घूरते हुए कहा और उसी अंदाज में बोले, आप जब तक कुमारी निर्मला को कसौटी पर नहीं परखेंगे, मैं इसे वापस नहीं जाने दूंगा। और दुश्मन के हवाले पर मुझे जगन की दी हुई मरगट की मिट्टी याद आ गई और मैंने दीवान जी के कहने पर अमल करने में देर नहीं की और डिबिया निकालकर उसकी मिट्टी निर्मला की सिमत उछाल दी। और फिर जो कुछ हुआ उसकी याद आज भी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती है। मरगड़ की मिट्टी जैसे ही निर्मला के जिस्म से टकराई, वो एक बेहानक चीख मारकर फर्श पर लोट-पोट होने लगी और फिर उसके जिस्म का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और मेरे देखते ही देखते वहां सिर्फ साल खोरा हड्डियों का ढेर रह गया। और फिर धुंध का एक दायरा अचानक नमूदार हुआ और उन हड्डियों को भी ना जाने किस तरह छू मंतर कर गया और कमरे में मेरे और दीवान जी के सिवा कोई और नहीं था। और मैं सख्ते की कैफियत से दो चार अपनी जगह बुत बना खड़ा उस जगह को फटी फटी नजरों से टिकटिकी बांधे देखता रहा, जहां महज 1 मिनट बेशतर कुमारी निर्मला का जिस्म शब ख्वाबी के हसीन लिबास में मलबूस नजर आ रहा था। लेकिन वो सब हमारी नजरों और काली कुव्वतों का फरेब था। और अगर दीवान जी ने बर वक्त अपनी हाजिर दिमागी से काम ना लिया होता तो शायद लेडी डॉक्टर शंकुतला का राज हमेशा राज ही रहता। और वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हौलनाक रात थी। मैं एक लम्हे को भी सो ना सका और सुबह होते जब मुझ पर गुनूदगी तारी हो रही थी तो फोन की घंटी की तेज आवाज ने मुझे दोबारा हड़बड़ाकर बेदार होने पर मजबूर कर दिया। और आम हालात में मेरा असूल था कि ख्वाबगाह में रखे हुए फोन का कनेक्शन सोने से बेशतर अलहदा कर दिया करता था। बहरहाल मैंने इस ख्याल से कहीं कि दरख्शां का नींद उचाट ना हो, फौरी तौर पर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, मैं मध्यम आवाज में माउथपीस में कहा, जमाल असगर। और मैं आनंद बोल रहा हूं मिस्टर जमाल, आपको एक बुरी खबर सुनाना है। क्या? निर्मला ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली है। और ये कब हुआ? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। गुज़श्ता रात तकरीबन 11:30 बजे। मैंने उस वक्त आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आनंद कुमार का जवाब सुनकर मुझे झुर्झुरी आ गई और रिसीवर मेरे हाथ से छूटकर दबीज कालीन पर गिर गया। दीवान जी की बरवकत मुदाखलत ने एक बार फिर मुझे दुश्मनों के फरेब से बचा लिया और जगन ने यही कहा था कि अगर एक बार लेडी डॉक्टर शंकुतला का रूप इख्तियार करने वाली रूह मेरे सामने आकर वापस चली गई तो दोबारा हाथ नहीं आ सकेगी। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मोजी दुश्मनों ने अपने साजिश कामयाब बनाने के खातिर किसी भड़कती हुई रूह के लिए कुमारी निर्मला का जिस्म खाली करा लिया होगा। और आनंद कुमार एक जी हसीयत और कार अमल शख्स था और द्रक्षा के सिलसिले में वो दारे पर्दा पिंडितों और पुजारियों का साथ दे रहा था। और फिर एक मोड़ पर उसे कुमारी निर्मला को बचाने की खातिर मेरी जरूरत दरपेश आ गई और मैं निर्मला की जमानत करा ली तो वो मेरी गर्विदा हो गया और मेरे दुश्मनों को गालबन उसकी नीयत का अंदाजा हो गया था और उनके हाथ बहुत लंबे थे। वो अपनी शक्ति और काली कुव्वतों के जोर से दिलों का भेद भी पढ़ सकते थे। और फिर दूसरी सुबह मैं दीवान जी को साथ लेकर जगन की तरफ में पहली फुर्सत में जगन से मुलाकात करना चाहता था और जानना चाहता था कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है और द्रक्षा से उसके हवाले होने वाले बच्चे की जिंदगी किस तरह दुश्मनों की नापाक गंदी साजिशों से महफूज रखी जा सकती है। और जगन मुझे अपने ठिकाने पर मिल गया। गुज़श्ता रात जो वाक़या रूनमा हुआ वो उनकी तफसील जानता था और दीवान जी ने उसे आइंदा पेश आने वाले हालात के सिलसिले में करीदा और वो होंठ चिबाने लगा। उसके चेहरे पर जो तासरात उभरे वो इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी जहनी गुत्थी को उलझाने में उलझता जा रहा है और उसकी आंखों की चमक इस वक्त कुछ फीकी फीकी और मांद सी नजर आ रही थी। खासी देर तक खामोश बैठा वो अपने ख्यालों में गुम रहा तो मुझे उसकी खामोशी गिरा गुजरने लगी और दीवान जी ने मेरी कफियत महसूस करके जगन से बोले, अंधेरों में कहाँ भटक रहा है, कुछ मुंह में बोलेगा भी, रास्ता खो गया है उस्ताद। जगन ने पहलू बदल कर जवाब दिया, दूर का सिरा तलाश कर रहा हूं। क्या मतलब? तुम लोगों ने जल्दी करके सारे खेल तमाशा बिगाड़ दिया और मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर वो एक बार हाथ से निकल गई तो दोबारा काबू नहीं आएगी। लेकिन हमसे क्या गलती हुई? मैंने बड़ी लिहाजत से दराफत किया। आपने निर्मला के शरीर में छुपी आत्मा पर मट्टी फेंक कर जल्दी कर दी। क्या मतलब है तेरा? दीवान जी का लहजा तीखा हो गया।
कि हमने वो मट्टी हमें अपनी कब्र पर डालने की खातिर दी थी। खफा मत हो उस्ताद, जगन ने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हें उस मरगट की मट्टी उछालने पर नहीं, पंडित गणेश महाराज का खोल निकाल लेना चाहिए था। मगर उसने कहा था कि वो गणेश महाराज के बारे में अपनी जुबान नहीं खोल सकती, वो मजबूर थी। मैं जल्दी से उसने जवाब दिया और उससे गणेश महाराज ने मना कर दिया था। मालक, लेकिन छोड़ देने का लालच देते तो वो खुल जाती। जो होना था वो तो हो गया, ये बता कि अब क्या होगा? दीवान जी ने सटपटाते हुए दरियाफ्त किया। हमने इन बातों को नहीं समझते उस्ताद, जगन हाथ मलते हुए बोला। अगर मुझे पंडित गणेश महाराज का खोज मिल जाए और उसे बड़ी आसानी से मैं ठिकाने लगा सकता हूं, लेकिन जब तक वो जिंदा है खतरात हमारे सिरों पर मंडलाते रहेंगे। और तेरी काली ताकतें किस दिन काम आएंगी? काली ताकतों का भी अपना एक असूल होता है और हम आपके बैठे एक शक्ति के जोर से हजारों मील दूर रहने वाले दुश्मन को भी बाआसानी ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन जहां देवी और देवताओं का बीच आ जाए वहां हमारी शक्ति किसी काम नहीं आ सकती। तो तू अपने जंतर मंतर के मुआक्कलों को जरा इधर उधर दड़ा और देख तो सही कि हो सकता है गणेश कहीं कोने खुदरों में छुपा नजर आ जाए। और मैं सारे जतन कर चुका हूं और मुझे यकीन है कि उसने कहीं काली के चरणों में पनाह ली होगी। काली गोरी तू जान और तेरा काम जाने। हम तो तुझसे ये पूछने आए हैं कि हमारी छोटी मालकिन को खुदा न ख्वास्ता कोई खतरा दरपेश तो नहीं? और जगन इस सवाल पर चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर पहलू बदल कर बोला। गणेश एक बार हाथ आ जाए तो उल्टे काम सीधे हो सकते हैं, और अगर वो हाथ ना आया तो क्या होगा? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। जगन के जवाब से मुझे उसकी मायूसी और उसकी बात का अंदाजा हो रहा था और मैं कोई और रास्ता तलाश करने की कोशिश करूंगा। जहन्नम में गया गणेश। दीवान जी मेरी कफियत और उन बातों का अंदाजा लगा रहे थे और तलमलाकर बोले। सीधी तरह यूं नहीं कहता कि हमारे दुश्मन के आगे झूल रहा है। वक्त वक्त की बात है उस्ताद, वरना जगन के आगे अब किसी का चिराग रोशन नहीं हो सका। और जगन, मैंने बेहद संजीदगी से पूछा, क्या तुम मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दोगे? पूछिए मालिक। द्रक्षा और उसके होने वाले बच्चे को क्या खतरा दरपेश आ सकता है? दुश्मनों ने शंकुतला की गंदी आत्मा से जो काम लिया है वो बड़ा खतरनाक है मालिक, जगन ने दबी जुबान में कहा। अगर उसका तोड़ ना हुआ तो क्या होगा? मैं चीख उठा। परेशान मत हो बालक, मैं अपनी एक आखिरी कोशिश और करता हूं। और जगन के जवाब में बदस्तूर मायूसी झलक रही थी। वो देवी और देवताओं के आगे बेबस हो गया और मैंने दीवान जी को उठने का इशारा किया तो वह कसमसाकर खड़े हो गए और जगन को घूर कर बोले। मैं समझ गया कि तूने घुटने टेक दिए हैं। नहीं उस्ताद, लेकिन दिलावर मिर्जा तेरा यार था जगन, दीवान जी ने खुश्क आवाज में कहा। मैं तुझे तेरी यार की यारी का वास्ता देता हूं कि हमारे साथ दगा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और तुम मुझे गलत समझ रहे हो उस्ताद, जगन ने चौंक कर वजाहत करते हुए कहा। मैं बुरा जरूर हूं, पर इतना भी नहीं कि तुम लोगों के साथ किसी फरेब से काम लूं। कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर, मैं तुझसे फिर मिलूंगा। और दीवान जी ने बदस्तूर तीखे अंदाज में कहा और फिर बाहर आ गया। और जगन की बेबसी महसूस करके मेरी परेशानी दो चंद हो गई। हर चंद के उसने खुलकर द्रक्षा के बारे में कोई आखिरी बात नहीं की थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरी बर्बादी के दिन करीब आ चुके हैं और द्रक्षा मुझसे बिछड़ जाएगी और वो मासूम जिंदगी जो अभी तक एक माँ के पेट में परवान चढ़ रही है, दुनिया में आने से पहले ही हालात का शिकार हो जाएगी। और मेरे एहसासात में तगयानी आ गई तो मेरी आंखें भीगने लगी और मुझे अपनी बेचारगी पर रोना आ रहा था। मेरे पास खुदा का दिया वह सब कुछ था, धन दौलत, नौकर चाकर, जागीर, इज्जत, शोहरत और द्रक्षा जैसी हसीन और वफाशार शरीके हयात। लेकिन एक सुकून था जो मुझसे रूठ गया था। और दीवान जी ने गाड़ी की अगली नशिस्त पर खामोश बैठे किसी गहरी सोच में गर्क थे। और ड्राइविंग करते करते एक बार उन्होंने शीशे में मेरा अक्स देखा तो खामोश ना रह सके और मुझे दिलासा देते हुए कहे, मायूसी गुनाह है जमाल मियाँ, खुदा जो करेगा बेहतर ही करेगा। और मुझे अपनी नहीं द्रक्षा की फिक्र सता रही है दीवान जी, मैंने मायूसी से जवाब दिया। खुदा जाने वो गरीब मेरे दुश्मनों की किस नापाक साजिश का शिकार हो गई है। सबसे बड़ी कुव्वत माल के दो जहां की है, वो चाहे तो मुर्दों में भी जान डाल सकता है। दीवान जी ने मुझे तसल्लियां देते रहे और मैं भी अपने दिल को समझाता रहा, लेकिन मुझे किसी पहलू चैन नहीं आ रहा था।
اور پھر اچانک مجھے وہ شاہ صاحب یاد آ گئے جنہوں نے مجھے بار بار ماں کی قبر پر حاضری دینے کی تاکید کی تھی، اور کچھ سوچ کر میں نے دیوان جی سے گاڑی کا رخ قبرستان کی جانب موڑنے کو کہا، اور میں باپ کی شفقتوں اور ماں کی ممتا سے محروم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ماں کی قبر پر جا کر بے حد سکون ملتا تھا۔ اور اس وقت بھی جب میں نے قبرستان پہنچ کر ماں کی قبر پر فاتح پڑھی تو میرے دل کو ایک قسم کا سکون مل گیا، لیکن میری آنکھیں ساون بھادوں کی طرف برسنے لگی اور میں خاموش کھڑا آنسو بہاتا رہا اور ماں کی قبر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ ماں کا تصور اور باپ کا خیال میرے لیے بے حد اثر انگیز تھا، اور مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک احاطے کی منڈیر سے لگا کھڑا رہا، لیکن جب مجھے وقت کا احساس ہوا اور میں نے اپنے آنسوؤں کو خود اپنے دامن میں جذب کرنے کے بعد واپسی کے ارادے سے پلٹا تو چونک اٹھا، اور مجھ سے بمشکل 8-10 قدم کے فاصلے پر املی کے گھنے درخت کے قریب وہی دیوانہ کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا جو مجھ سے پہلے بھی مل چکا تھا، اور اسی نے ایک بار رام لال اور پنڈت اوم پرکاش کے چنگل سے مجھے نجات دلائی تھی۔ وہ یقیناً کوئی مجذوب ہی تھا، اور شاید اسی لیے شاہ صاحب نے بار بار ماں کی قبر پر حاضری کی تاکید کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی ٹانگ کے زخم کو رسنے دوں، اور میں اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں دیوانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتا رہا، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم اندر ہی اندر پھونک رہا ہو، اور تپش کا احساس شدید ہوا تو میں نے پلکیں جھپکانا شروع کر دی۔ بس، دیوانے نے عجیب انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی ہمت ہار گیا؟ بابا، میں بڑی عاجزی سے بولا، میری رہنمائی کرو، میں بھٹک گیا ہوں۔ نابدان میں گوتے لگا، گلاستوں میں کلا بازیاں کھاتا رہے اور مقدر کے پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑ لگا دے۔ بابا، میں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، مجھے اپنی لکڑی تھما دو، میرے قدم ڈگمگانے لگے ہیں، حجامت کرنا ترک کر دے۔ دیوانے نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، داڑھی کھجایا کر، تم چاہو تو مجھے راستہ دکھا سکتے ہو۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں گھپ اندھیروں میں گر گیا ہوں اور میرا دم گھٹنے لگا ہے، گلے میں پھندا ڈال کر نیم کے درخت سے الٹا لٹک جا اور حالات کے ساتھ کبڈی کھیلتا رہ۔ دیوانہ اپنی ترنگ میں بول رہا تھا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی لکڑی لینے کی خاطر بڑھا تو وہ اچھل کر اور پیچھے ہو گیا، اور میں نے اپنے قدم زمین پر گاڑ دیے، اور تعاقب سے خدا کے اس برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ تھا، اور میں نے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے فریاد کی، میرے دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں اور وہ میری موت کے خواہاں ہیں۔ اور دیوانہ جواب دینے کی بجائے جلدی جلدی آنکھیں جھپکانے لگا، یوں جیسے وہ میری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور میں نے ایک ہندو لڑکی سے محبت کی، اسے مسلمان کر کے اپنا گھر آباد کر لیا، مگر وہ ہماری بربادی چاہتے ہیں۔ اور دیوانے نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، کان میں انگلی ڈال کر تیز تیز گردش دینے لگا، جیسے کان کا میل صاف کر کے میری بات سننے کی صحیح کر رہا ہو، اور اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پنڈت پجاریوں نے میرے خلاف ایک محاذ بنا رکھا ہے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ کنکوے اڑایا کر، دیوانہ بڑی حقارت سے منہ بنا کر بولا، آسمان پر نظریں جمانا سیکھ جائے گا، اور میں منتشر ہو رہا ہوں بابا، تم چاہو تو میرا ہاتھ تھام سکتے ہو۔ آنکھ مچولی کھیلے، آنکھ مچولی، وہ بائیں آنکھ دباتا ہوا میری انداز میں بولا، اور سیاہ چادر کے اندر دبک کر بیٹھ جا، اور میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کر عاجزی سے بولا، مجھے زندگی نہیں چاہیے، لیکن درخشاں اور اس کے بچے کو بچا لو، وہ بے گناہ ہے، اور میرے دشمن میرا گھر اجاڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ مقدر کے دم میں دھاگا اٹک چکا ہے، زیادہ جھٹکے مارے گا تو بھی کٹ جائے گا، اور بچے لنڈا ور کہہ کر تیرے پیچھے تالیاں بجائیں گے، ہا 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 ہا، دیوانہ کہہ کے لگاتا ہوا بولا، اور پھر یک لگ سنجیدہ ہو کر سرگوشی کے لہجے میں کہا، میری ایک بات مانے گا؟ بولو، میں نے بڑی حسرت سے جواب دیا، آنکھ موند کر وقت کی تپائی کے نیچے چھپ جا، جہاں ستیہ ناس ہو وہاں سوا ستیہ ناس۔ تم مجھے مایوس کر رہے ہو بابا، میں نے مجذوب کا گھورا، اور میں آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم خدا کے مجذوب بندے ہو تو تمہیں میری مدد کرنا پڑے گی۔